नमस्कार बच्चों, पंजाब पटवारी का पेपर जो कल इतवार वाले दिन 8 अगस्त 2021 को हुआ है, आज सोमवार 9 अगस्त 2021 को मैं आपके सामने आंसर की अपलोड कर रही हूँ। साथ साथ में क्वेश्चंस क्यों उनके ये आंसर हैं, यानी कि चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करूंगी कि जो ऑप्शन सही है वो क्यों सही है और जो ऑप्शन गलत है वो गलत क्यों है। इसको अच्छे से समझेंगे। और चलो बच्चों शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं बच्चों इंग्लिश पार्ट से। तो इसमें पहले क्वेश्चन आता है कि इस सेंटेंस के अंदर एरर क्या है, कौन से पार्ट से अंडरलाइन कर रखे हैं और इसमें एरर कौन सा है वो बताना है कि कौन सा अंडरलाइन में से एरर वाला है। सबसे पहले देखिए, फॉर हर सेक एज वेल एज फॉर मोहन आई होप फर्वेंटली दैट शी माइट गेट अ जॉब। अब इसमें गड़बड़ क्या है, हमें ये ढूंढनी है। अब आप देख सकते हैं कि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एस आना चाहिए था, मोहन्स आना चाहिए था। फॉर हर सेक एज वेल एज मोहन, फॉर मोहन्स, ये मोहन्स नहीं केवल मोहन लिखा गया है, तो इसलिए यह पार्ट जो है पूरे वाक्य का गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे कि यहाँ पे प्रेपोजिशन लिखनी है, फिल इन द ब्लैंक्स में हमने खाली स्थान में प्रेपोजिशन भरनी है। वाक्य क्या है, डोंट थिंक दैट देयर इज एनी एक्सेप्शन डैश द रूल्स ऑफ मॉरल कंडक्ट, यानी कि जो मॉरल कंडक्ट के जो रूल्स होते हैं उनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन होगा, सी आंसर इसमें राइट है, इन द रूल्स ऑफ मॉरल कंडक्ट। अगला देखेंगे, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। यहाँ पे एक मुहावरा है, पूरे वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर उस मुहावरा है, उसको इस्तेमाल किया गया है और हमें इस मुहावरे का अर्थ बताना है कि इट वॉज सच अ स्ट्रेंज अफेयर दैट आई वुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ इट, यानी कि वाक्य से ही क्लियर हो रहा है कि यह एक बड़ी अजीब सी बात थी कि मैं इसका हेड या टेल नहीं बना सका। तो यहाँ पे इसका मतलब कि मतलब नहीं, समझ नहीं सका, तो यानी कि इसकी जो ऑप्शन है अंडरस्टैंड इट होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसको समझ नहीं सका। इस इडियम का जो अर्थ है वो यहाँ पर ये है। अगला देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव इन अकॉर्डेंस विद द करेक्ट ग्रामेटिकल रूल्स। अब देखेंगे, द विलेजर्स वर एंजॉयिंग विंटर इवनिंग अराउंड द फायर, ये सबसे सही वाक्य है। अगला वाक्य देख लेते हैं, द विलेजर्स वर एंजॉयिंग विंटर इवनिंग अराउंड ए फायर। ए फायर नहीं होगा, यानी कि एक आग नहीं होगी, द फायर होगा, तो ए ही सही है। आगे देखेंगे, चूज द एक्सप्रेशन फ्रॉम गिवन ऑल्टरनेटिव्स व्हिच इज एन इंप्रूवमेंट अपॉन बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। We were still standing in queue when the film was beginning। अब यहाँ पे ये जो बोल्ड पार्ट है वो गलत है, उसको सही करके हमें लिखना है। तो ये तीसरा है, फिल्म बिगैन, यानी कि हम वहां पर खड़े हुए थे, लाइन में खड़े हुए थे जब फिल्म स्टार्ट हो गई, यानी कि फिल्म बिगैन, फिल्म स्टार्ट हो गई। सी पार्ट, फिल्म बिगैन, इसका सही आंसर है। अब अगला प्रश्न है कि यहाँ पे जो हमारा जो सेंटेंस है उसके अंदर यह मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये यहाँ पर कि फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, यानी कि आपके अंदर की जो आवाज़ होती है, एक अंदर की जो फीलिंग होती है जो कि बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उसके लिए जो शब्द है वो है कॉन्साइंस। कॉन्साइंस शब्द ही वह शब्द है जो कि इसके बिल्कुल नज़दीक है, जबकि बाकी ऑप्शन देखेंगे, क्लेवरनेस यानी कि चालाकी नहीं हो सकता, तो दूसरा ऑप्शन ही बी ही सही है, क्योंकि सी जो है कॉन्शियसनेस, यानी कि मतलब अपने बारे में जानना, तो कॉन्शियसनेस तो इसकी ऑप्शन हो नहीं सकती। फियर यानी कि डर, वो भी इसकी ऑप्शन नहीं हो सकती, तो सही आंसर है यहाँ पे बी, कॉन्साइंस। अगला देखेंगे कि वर्ड नियरेस्ट जो बोल्ड पार्ट है इस सेंटेंस का, टैसिट, जैसे कि देयर इज अ टैसिट अग्रीमेंट बिटवीन द सुपर पावर्स नॉट टू एंगेज देमसेल्व्स इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो सुपर पावर्स हैं, जो महाशक्तियां हैं, उनके बीच में एक टैसिट अग्रीमेंट है, यानी कि अनकहा अग्रीमेंट है, समझौता है कि भाई आपस में झगड़ा नहीं करना, आपस में आर्म्स वाला झगड़ा नहीं करना, हथियारों वाला झगड़ा नहीं करना। तो यहाँ पर टैसिट का अर्थ क्या हुआ, वाक्य से ही हम गैस कर सकते हैं कि अनस्पोकन, यानी कि अनकहा अग्रीमेंट है, अनकहा समझौता है, तो ए आंसर सही है, अनस्पोकन। स्पीचलेस का अर्थ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन ये गलत है। स्पीचलेस का अर्थ इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, यानी कि बोल ही नहीं सकना, तो उसको कहते हैं स्पीचलेस, तो ये सही नहीं है। साइलेंट यानी कि चुप, यह भी सही नहीं है। इंट्रोवर्ट यानी कि जो अंदर ही अंदर अपने सोचने वाला व्यक्ति जो होता है उसको इंट्रोवर्ट करते हैं, ये भी ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, तो ये इसकी ऑप्शन सही नहीं है। तो सबसे सही इसका आंसर है
ऑप्शन ए अनस्पोकन। अब अगला प्रश्न है हमारा कि ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है जो कि इस शब्द का ऑपोजिट है, विरोधाभासी शब्द है, शिवेलरस। बच्चों शिवेलरस का मतलब होता है कि जो एक व्यक्ति के अंदर जो मर्दानगी होती है, एक व्यक्ति के अंदर जो हिम्मत होती है, विशेष तौर पर स्त्रियों के लिए जो व्यक्ति बहुत ही केयर करता है, ऐसा बहादुर व्यक्ति, उसको कहते हैं शिवेलरस। तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ? गैलेंट। गैलेंट शब्द भी वीरता होता है और यह भी मिलता जुलता ही है, कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ऑप्शन दी है, लेकिन यह सही नहीं है। अगला देखेंगे, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए इसलिए क्योंकि उन्होंने ऑपोजिट पूछा है, तो उन्होंने बिल्कुल सेम मीनिंग दे दिया, गैलेंट दे दिया। वीरता पुरस्कार आपको पता है ना, गैलेंट्री अवार्ड जो होते हैं, तो यहाँ पे ऑपोजिट पूछा है तो गैलेंट नहीं हो सकता। अगला डास्टार्डली यानी कि कायरतापूर्ण। अब क्योंकि ऑपोजिट पूछा है तो बी ऑप्शन डास्टार्डली बिल्कुल सही होगी। अगले ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो ऑप्शंस क्यों नहीं है। एमोरस, एमोरा प्रेम को कहते हैं, तो यहाँ पर वीरतापूर्ण स्त्रियों की रक्षा करने वाला व्यक्ति का ऑपोजिट प्रेम करने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। अगला देखेंगे डिफायंट यानी कि विरोध करने वाला, तो यह भी नहीं हो सकता। तो यानी कि सबसे सही ऑप्शन यहाँ पे डास्टार्डली है, कायर है। आगे देखेंगे फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन। यहाँ पे स्पेलिंग किसके सही नहीं है? एमेट्योर, एमेट्योर के स्पेलिंग सही है। एंटेगनिज्म, एंटेगनिज्म के स्पेलिंग सही नहीं है, सही है सॉरी। सी जो ऑप्शन है एंटिसिपेटेड, इसके स्पेलिंग सही नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे पीई पैटेड, एंटिसिपेटेड होना चाहिए, पैटेड नहीं होना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी, डी ऑप्शन के भी स्पेलिंग सही है, तो यानी कि इसका उत्तर हुआ सी। अब आगे देखेंगे कि रीअरेंज करना है, PQRS ऐसे हमें ऑप्शंस दी हुई हैं। अब इसमें से यानी कि एक शब्द, एक पूरा वाक्य है, उसका एक शब्द से शुरुआत की है, पीपल से। पीपल के आगे हमें जोड़ना है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो पीपल यानी कि लोग, सबसे पहले इसमें लिखेंगे आर ऑफ ऑल प्रोफेशंस यानी कि हर तरह का काम करने वाले लोग। वेंट टू हिम यानी कि जाते थे, एट हिज डिस्पेंसरी, पी, ठीक है। उसके बाद और फिर लास्ट ऑप्शन क्या है? फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या हुई? तो यानी कि सबसे पहली ऑप्शन तो यहाँ पे आर ही होनी चाहिए, यानी कि पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस आर ही होनी चाहिए। और आर ऑप्शन हम देख सकते हैं बी और सी में ही है केवल। अब आर के बाद क्या होना चाहिए? पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस वेंट टू हिम, क्यों होना चाहिए, लेकिन हम बी ऑप्शन में देख रहे हैं वहां पे पी लिखा हुआ है, तो हमारी ऑप्शन सी हुई। तो अब पूरा वाक्य बनाएंगे कि सबसे पहले पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस यानी कि आर, उसके बाद वेंट टू हिम, क्यों, और उसके बाद है फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट यानी कि दवाई और ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए जाते थे, एट हिज डिस्पेंसरी यानी कि उसकी डिस्पेंसरी पर जाते थे। तो इसकी ऑप्शन हुई RQSP यानी कि सी। अब आगे देखेंगे, चलो बच्चों अब पंजाबी का पार्ट आता है। अब हेठ लिखे 4 शब्दां विच चानन शब्द का समानार्थक शब्द चुनो, यानी कि जो चानन शब्द है इसका समानार्थी शब्द हमें ढूंढना है। परछावा, परछाई नहीं हो सकती। हम चानन का समानार्थक ढूंढ रहे तो परछाई नहीं हो सकती। आगे सवेर, सवेर भी नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर सवेर उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। रोशनी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किरण भी, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, हेठ लिखे 4 शब्दां विच सुचज्जा शब्द का विरोधी यानी कि ऑपोजिट शब्द ढूंढना है सुचज्जा का। सुचज्जा एक ऐसा व्यक्ति को कहते हैं जो कि बिल्कुल सही तरीके से काम करता है, तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ? कुचज्जा हुआ। सियाना नहीं हो सकता, समझदार व्यक्ति नहीं हो सकता, इसका ऑपोजिट। सुहागन तो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, और सुक्का भी इसमें रेलेवेंट नहीं है, तो यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही है। आगे, जिथे सिक्के कड़े जाते हैं उसनों की किया जाता है, तो शामलाट, शामलाट तो सांझी जगह को कहते हैं, वो भी नहीं हो सकता। लड़ी, लड़ी यानी कि लाइन, वो भी नहीं हो सकता। बंजर यानी कि जो उपजाऊ जमीन नहीं होती, वो भी नहीं, इसको भी नहीं कहा जा सकता। यानी कि सिक्के घड़े कहाँ जाते हैं? टकसाल। ये तो सबको आता ही होगा मेरा ख्याल है। हेठ लिखे मुहावरियां दे अर्थ दे आधार ते सही चोन करो। फोकियां टोरा मारनिया। अब ये जो फोकी शान होती है यानी कि नकली बातें करनी होती हैं। अब यहाँ पे नकली बातों की यानी कि जो चीज़ है ही नहीं उस चीज़ को भी बढ़ा चढ़ा के लोगों को दिखाना, तो इसके लिए तो बी ऑप्शन ही सही है, चुटियां दा गुरु। क्योंकि एक इंसान वो चीज़ बता रहा है जो कि चीज़ है ही नहीं, तो यानी कि वो झूठ बोल रहा है, तो चुटियां दा गुरु ही इसकी सही ऑप्शन होगी। चोली चुक नहीं हो सकती, यहाँ पे भीख मांगने की बात नहीं हो रही है। छाई माई यानी कि इधर उधर होने की बात नहीं हो रही है, और जवानी जमा खर्च करना यानी कि फालतू बोलने की बात नहीं हो रही है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हेठ लिखे शब्द विच केड़ा समानार्थक शब्द नहीं है। अब समानार्थी शब्द हमने इसमें यहाँ पे देखना है, कहर यानी कि बहुत ही जुल्म होना,
कहर है। बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में जुल्म है, वो भी इसका बिल्कुल सिमिलर सा शब्द है। जबर, जबरदस्ती इसी शब्द से बना है, ये भी बिल्कुल सिमिलर सा शब्द है। लेकिन न्याय यानी कि जस्टिस, ये इन तीनों शब्दों से बिल्कुल अलग है। तो यानी कि समानार्थक शब्द इन तीनों का यह नहीं है। तो यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगी। अब अगला प्रश्न देखेंगे 61, एक कुत्ता नहीं भौंकता। अब ये जो इसमें 4 ऑप्शंस दी गई है, इसमें गलत, ग्रामेटिकली गलत कौन सा है? सबसे पहला, एक कुत्ता नहीं भौंकता, यह बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन देखेंगे, दरबार साहिब मनुख लिए उपयोगी है, यह भी ऑप्शन सही है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है बिल्कुल भी। आगे सी ऑप्शन देखेंगे, उठ अते गौवा विक गए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। डी ऑप्शन देखेंगे, गुरमीत अते सुखविंदर हंस रहे हन, अब ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे ग्रामेटिकली क्या होना चाहिए था कि उठ अते गौवा विक गैया, क्योंकि लास्ट में हम देखते हैं गौवा है, तो यहाँ पे गैया लिखना चाहिए था। आगे देखेंगे 62, उंगल करनी। अब ये मुहावरा भी सब बच्चों को आता ही होता है कि दोष लगाना, जब हम उंगली करते हैं किसी के ऊपर तो इसका मतलब हम किसी के ऊपर दोष लगाते हैं। हिंदी में भी ये मुहावरा होता है। इशारा करना भी होता है, लेकिन उंगल करनी पर्टिकुलरली, उंगली से हम इशारा तो करते हैं, ये कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ऑप्शन यहाँ पर लिखी है, लेकिन उंगली करनी मुहावरे जब की तरह इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब यही है कि हम किसी के ऊपर दोष लगा रहे हैं। आगे काबू करना भी, उंगली करनी से काबू करना बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, परवाह ना करना भी बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, तो ऑप्शन हो गया ए। अगला प्रश्न हमारा, हेठ लिखिया विच केड़ा पुरुषवाची पड़नाम नहीं है, यानी कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है वो कौन सा होता है? मैं, हम, तुम, आप, हमारा, तुम्हारा, इस तरह के जो हमारे पुरुषवाची पड़नाम हैं, यहाँ पे सर्वनाम का वीडियो आप मेरा देख सकते हैं हिंदी में। तो इसमें मैं है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मैं है। बी ऑप्शन तू, वो भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन कोई, ये सही नहीं लग रही, क्योंकि डी ऑप्शन असी, यह भी पुरुषवाचक ही पड़नाम है। तो यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि सी ऑप्शन जो है कोई, यह अनिश्चयवाचक पड़नाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये आ जाता है, इसलिए यह ऑप्शन ही इसमें से पुरुषवाची पड़नाम नहीं, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्य क्रिया दे कालबोधक अंग नू की कहते हैं। अब देखेंगे सकर्मक क्रिया, ए ऑप्शन सही नहीं हो सकता, और डी ऑप्शन अकर्मक क्रिया, क्योंकि ये तो एक तरह से क्रिया कितनी तरह की होती है ये हमें बताया जा रहा है। बी ऑप्शन सहायक क्रिया, और सी ऑप्शन संचालक क्रिया भी नहीं हो सकती। यहाँ पे सहायक क्रिया ही है, जैसे कि बच्चा रो रहा है। अब बच्चा रो रहा है, इसमें रहा है से पता चल रहा है काल का, कि अभी बच्चा रो रहा है या बच्चा रो रहा था। तो यहाँ पर भी ये जो सहायक क्रिया है ना, मुख्य क्रिया के साथ में रहा है, यह जो सहायक क्रिया है यही ही काल का भी बोध कराती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगी, सहायक क्रिया। आगे देखेंगे कि हेठ लिखे शब्द समूह विच केड़ा शब्द जोड़ा पक्षों सही है, सही बताना है। अब देखिए ए ऑप्शन सही है, क्यों? क्योंकि 84, दोपहर और चुगिरदा, यहाँ पे औंकड़ लग जाती है, पंजाबी में औंकड़ लग जाती है। 84 औ की मात्रा नहीं लगती, जबकि औंकड़ पैर में लगे ऊ की मात्रा लगाने के बाद हम इन शब्दों को लिखते हैं। 84 कहते हैं, 84 नहीं कहते। हिंदी में 84 होता है, पंजाबी में 84 होता है। और दोपहर ओ की मात्रा लगा के हिंदी में दोपहर बनता है, जबकि पंजाबी में दोपहर होता है, द को ऊ की मात्रा यानी कि औंकड़ लगती है। आगे चुगिरदा भी, उसमें भी ऊ की मात्रा यानी कि पैर में औंकड़ लगने के बाद, यानी कि सबसे सही ऑप्शन यहाँ पे ए है। 84 सी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। 84 जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यह हिंदी में 84 होता है, तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन बिल्कुल खारिज हो जाती है। उसके बाद बी ऑप्शन देखेंगे 84, यहाँ पर भी मतलब पहली ऑप्शन को देखकर ही हम, यानी कि 3 जो शब्दों में से पहले वाला जो शब्द है उसी में ही उसको ही देखकर हम बता सकते हैं कि यह जो शब्द है ये ग्रामेटिकली सही है या नहीं है। तो हमारा सबसे सही यहाँ पर 65 का ए आता है, 84, दोपहर और चुगिरदा, जैसे कि दशहरा में भी दुशहरा लिखा जाता है पंजाबी में। तो आगे करेंगे अब बच्चों, चलो पार्ट आता है अब हिस्ट्री ऑफ पंजाब का। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें है कि द कॉर्नर स्टोन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ श्री हरिमंदिर साहिब वॉज लेड बाय, कि जो गोल्डन टेम्पल है उसका जो नींव पत्थर है वो किसने रखा गया था? इसका आंसर जो है वो सबको ज्यादातर पता है, मियाँ मीर जो है, जो कि सूफी संत होते थे, उनको स्पेशली इन्वाइट किया गया था जो कॉर्नर स्टोन है यानी कि नींव पत्थर रखने के लिए गोल्डन टेम्पल का, दरबार साहिब का या हरमंदिर साहिब का। तो बुले शाह ऑप्शन सही नहीं है, वारिस शाह ऑप्शन सही नहीं है, सैयद अली भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन सही है मियाँ मीर, बी ऑप्शन। आगे, व्हाट इज नोन एज द ट्रायंगुलर रीजन बिटवीन रिवर्स ऑफ सतलुज एंड ब्यास, यानी कि सतलुज और ब्यास के बीच में जो त्रिकोणाकार क्षेत्र है
वो उसको क्या कहते हैं, माझा कहते हैं, मालवा कहते हैं, दोआबा कहते हैं या पोठोहार कहते हैं। तो ये भी आपको पता ही होगा, उसको दोआबा कहते हैं। वैसे बच्चों दोआब यानी कि दो नदियों के बीच की जो धरती है उसको दोआब कहते हैं। तो पंजाब में जितनी नदियां हैं उन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहते हैं। लेकिन केवल पंजाब में ही नहीं, गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसको भी दोआब कहा जाता है। यहाँ पर दोआब शब्द के ज्यादा नजदीक यही जो हमारा इसका असली नाम तो बिस्त दोआब है। सभी जो दोआब है ना उनके अपने नाम रखे गए हैं। बिस्त दोआब यानी कि ब्यास और सतलुज के बीच का दोआब, यानी कि एक्चुअली में ये प्रश्न बिस्त दोआब इसका उत्तर होना चाहिए था, पर फिर भी दोआबा भी इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सग्गी फूल क्या होता है? व्हाट इज सग्गी फूल इन पंजाबी कल्चर? आपको पता ही है कि सग्गी फूल एक तरह का ऑर्नामेंट है या एक तरह की ज्वेलरी है, एक तरह का यह हम पंजाबी में क्या है ऑप्शन इसमें देखेंगे, गहना है ये। तो यह एक ऑर्नामेंट है, सी ऑप्शन सही है, एक गहना है। अगला प्रश्न है हमारा, हु इज द पायनियर ऑफ पंजाबी सूबा? यानी कि पंजाबी सूबे का जो मोडी है, यानी कि किसने बढ़ चढ़कर भाग लिया, शुरुआत की, कौन इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है? तो इसमें जो ऑप्शंस दी गई हैं, डी ऑप्शन देखेंगे मास्टर मोहन, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। मास्टर अकेश, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। मास्टर जोरा सिंह, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन है हमारी मास्टर तारा सिंह। बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे ये। इन्होंने ये एक मास्टर, इनका नाम साथ में मास्टर लगा दिया था क्योंकि ये टीचर होते थे। तारा सिंह इनका नाम था। तो ये व्यक्ति जो है पंजाबी सूबा यानी कि पंजाबी भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग एक सूबा होना चाहिए, अलग एक स्टेट होनी चाहिए। तो ये जो काम है इसका जो पायनियर है तो वो पायनियर इसको मास्टर तारा सिंह, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, टू विच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस भगत सिंह वाज एसोसिएटेड? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, सी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, भगत सिंह इससे जुड़े हुए थे। और नौजवान भारत सभा, बी ऑप्शन, इससे भी भगत सिंह जुड़े हुए थे। तो यानी कि सी और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। तो यानी कि डी ऑप्शन यानी कि बोथ बी एंड सी इसका उत्तर सही होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। कांग्रेस के साथ में बिल्कुल भी भगत सिंह जुड़े नहीं हुए थे। अब अगला प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक गेम ऑफ पंजाब? यानी कि लोक खेड जिसको कहते हैं, कौन सी गेम है जो कि फोक गेम नहीं है? जंड खरंड है ये, थाल ये भी है, और बिल बच्चियां दी माँ ये भी है। पौंची जो है वो नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे देखेंगे कि मैका ऑफ इंडियन हॉकी यानी कि भारतीय हॉकी का जो मक्का है उसे किसे कहा जाता है? ये तो सभी बच्चों को आता ही होगा, संसारपुर को कहा जाता है। एंड अगला प्रश्न देखेंगे, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग ट्रेजेडी? अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ऐसी ऑप्शंस दे रखी हैं। देखिए ज्यादातर सभी बच्चों को पता ही होगा कि ए ऑप्शन नहीं है, माइल्स इरविंग नहीं है, डी ऑप्शन नहीं है, JF रखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ए और डी तो हमने बिल्कुल ही खारिज कर दिए। बच्चों ने नाम सुना होता है जनरल डायर का। अब यहाँ पे उन्होंने बी ऑप्शन में जनरल डायर लिख दिया और सी ऑप्शन में ओ डायर भी लिख दिया। अब दोनों के नाम में डायर आ रहा है, बच्चे कंफ्यूज होके सी लगा देंगे, लेकिन ऑप्शन इसकी है डी जनरल डायर, क्योंकि जनरल डायर जो था वो एक जनरल था। जो अंग्रेजों की जो आर्मी थी उनके अंदर एक जनरल था, उसने ही जलियांवाला बाग मैसेकर जो हमारा जो नरसंहार किया है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब ऑप्शन सी वाला ओडायर है ना, ये उस समय के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे यानी कि उपराज्यपाल थे। उन्होंने उसके बाद जब जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया उसके बाद फिर उनको मार्शल लॉ लगानी पड़ी थी। तो यहाँ पर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ओडायर नहीं है, सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो उपराज्यपाल हैं। उन्होंने मार्शल लॉ लगाई थी पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग हो जाने के बाद, लेकिन जो जलियांवाला बाग मैसेकर नरसंहार के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कौन है वो है जनरल डायर, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए सिमिलर सा नाम होने की वजह से यहाँ पे दी गई है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब अगला प्रश्न करेंगे बच्चों, आपको पता ही है कि जो मुख्य ऑटोबायोग्राफीज होती हैं उनको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और क्योंकि ये पंजाब का एग्जाम था तो ऑब्वियसली पंजाब के किसी व्यक्ति विशेष की ऑटोबायोग्राफी, स्वजीवनी जिसको कहते हैं, उसको याद करना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे उन्होंने खुशवंत सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी पूछ ली है, आत्मकथा पूछ ली है, तो इसकी ऑप्शन डी है, ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मेलिस। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी ए बी सी गलत हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे, मसन सिस्टम जो है जिससे कि मनी को कलेक्ट किया जाता था, ये किसने स्टार्ट किया था? मसन सिस्टम, ये इसकी ऑप्शन है
गुरु रामदास जी, गुरु नानक देव जी ने तो बिल्कुल यहाँ पे ये है ही नहीं। सी ऑप्शन भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने मंजी प्रथा को आरंभ किया था। मसंद प्रथा जो है गुरु रामदास जी ने ही आरंभ की थी, तो यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अमरदास जी ने मंजी प्रथा को आरंभ किया था, मसंद सिस्टम को तो गुरु रामदास जी ने ही आरंभ किया था, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे देखेंगे, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार का, केंद्र सरकार का जो सबसे मुख्य कानून का जो ऑफिसर है वो कौन होता है। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, नहीं, वो तो न्यायाधीश है। बी, लॉ सेक्रेटरी है, ये भी नहीं, ये तो एक ऑफिसर हैं, मतलब लॉ के लिए सेक्रेटरी जो रखा हुआ है डिपार्टमेंट ने, ये वो है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए सी ऑप्शन को दिया गया है, सॉलिसिटर, क्योंकि सॉलिसिटर वकील को यहाँ पे कहते हैं। लेकिन हम सबसे बड़े कानून के जानकार जो व्यक्ति है भारत सरकार का, कानून का सबसे पहला व्यक्ति, लॉ ऑफिसर जो है यहाँ पे, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसी तरह से स्टेट के अंदर जो होता है अपना एडवोकेट जनरल होता है, और भारत सरकार के अंदर अटॉर्नी जनरल होता है। तो यानी कि 101 प्रश्न नंबर का डी ऑप्शन अटॉर्नी जनरल यहाँ पे सही आंसर है। अब देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 102 है ना, यह एक कंट्रोवर्शियल प्रश्न है, यह सही नहीं दी गई इसकी ऑप्शंस, इसको लेकर शोर जरूर होगा, क्योंकि इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस जो गैसें होती है ना, उसमें जो जो ऑप्शंस यहाँ पे दी गई हैं, ये सारी ही एक्चुअली ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो प्रश्न ही गलत है या इसकी ऑप्शंस ही गलत हैं, आप किसी भी तरह से लगा लो। 102 नंबर का जो प्रश्न है उसके लिए या तो ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, कुछ ना कुछ उसके लिए होगा। देखिए इसमें ऑप्शन है ओजोन, ए ये भी सही है, वाटर वेपर भी सही है, सी मीथेन भी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सही है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये तीनों और चारों की चारों ऑप्शन सही हैं, आपके सामने स्क्रीनशॉट है, ये मैंने नासा की वेबसाइट से लिया है, आप खुद भी देख सकते हैं इसी वेबसाइट पे जाके। नासा खुद कहता है कि वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, वाटर वेपर को भी, कार्बन डाइऑक्साइड को भी, मीथेन को भी, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यानी कि इतनी सारी, ये जो 6 ऑप्शंस हैं, 6 में से 4 ऑप्शंस तो इन्होंने खुद ही दे दी हैं, तो कौन सी इसमें सही नहीं है, सारी ही सही है, तो यानी कि ये क्वेश्चन गलत है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, 103rd क्वेश्चन, लाइव बर्थ्स एज पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इज कॉल्ड बर्थ रेट। जन्म दर ही देखी जाती है, 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर कितने बच्चे हुए हैं उसी को जन्म दर ही देखते हैं। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा, आशा की अब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म किस चीज की है आशा, इसकी ऑप्शन है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये वो जो लोग हैं जो कि समाज की सोशल हेल्थ के लिए, यानी कि समाज की हेल्थ के लिए जो काम करते हैं, आशा वर्कर्स इनको कहते हैं। पूरे भारत में लगभग 9 लाख आशा वर्कर्स हैं, कुछ ही जैसे चंडीगढ़ आदि ऐसे पुडुचेरी यूटीज हैं जहाँ पे आशा वर्कर्स नहीं होते, नहीं तो लगभग सभी स्टेट्स के अंदर आशा वर्कर्स होते हैं। ये ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है, साइंटिफिक हेल्थ एक्टिविस्ट बिल्कुल सही नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, सोशल हेल्थ एसोसिएशन भी नहीं है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ने आगे उनको रखा हुआ है, एसोसिएशन नहीं हो सकती। और एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एसोसिएशन, डी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आगे देखेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्वालिफाई फॉर curtailing the freedom of speech and expression under Indian Constitution। अब आगे देखेंगे, यानी कि भारतीय संविधान के अंदर कौन सा बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर नहीं आता। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। ये बिल्कुल सही है कि डिमांड फॉर ऑटोनॉमी नहीं आ सकता, सी ऑप्शन नहीं हो सकती। यानी कि आप कोई चीज जो बोल रहे हो, आपको बोलने का स्पीच तो है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, यानी कि हमें भारत से अलग होना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, यहाँ पे खुद मुख्तारी वाली जो है वो सही है, ये नहीं हो सकता। अगला प्रश्न बिल्कुल सिंपल है कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। क्यों 21 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सबसे लंबा दिन होता है, सूर्य जो है वो योगा के साथ में संबंधित है। तो यहाँ पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसका सबसे जो लंबा दिन है, और सबसे छोटी जो रात है वो 21 जून को होती है, इसीलिए इस दिन को चुना गया योगा करने के लिए इंटरनेशनली। और योगा भारत की देन है पूरी दुनिया को, और इससे हेल्थ बहुत अच्छी होती है, आप जानते ही हो। अगला प्रश्न देखेंगे, तो बच्चों यह जो 107वां प्रश्न है ना, यह भी एक तरह से बिल्कुल सही प्रश्न नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या है, विच बैटल एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी कि भारत के अंदर अंग्रेजों का जो ब्रिटिश रूल था, अंग्रेजों का जो शासन था, वो पूरी तरह से
भारत के ऊपर कब्जा उन्होंने कैसे कर लिया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है यहाँ पे, प्लासी युद्ध था, क्योंकि प्लासी का युद्ध ए ऑप्शन में अगर हम देखें जो कि 1757 में हुआ था, तो प्लासी के युद्ध में भी हम देखते हैं कि भारत, क्योंकि एक्चुअली जो यहाँ पे पुर्तगाली भी थे वो भी भारत पे कब्जा करना चाहते थे, इसी तरह से फ्रेंच भी थे वो भी भारत पे कब्जा करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों का, इंग्लैंड के जो अंग्रेज हैं उनका जो कब्जा जो हुआ, उनकी जो शक्ति बनी है वो प्लासी का युद्ध से हुई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी सही है। दूसरा देखते थे, दूसरी ऑप्शन जो है सी ऑप्शन वो बिल्कुल सही नहीं है, मैसूर वॉर तीसरी वो नहीं हो सकती, लेकिन डी ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि चौथी मैसूर वॉर जो हुई थी, जो कि जिसमें टीपू सुल्तान को हरा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि उसको भी हम देख सकते हैं कि साउथ के अंदर हम देख सकते हैं कि फिर अंग्रेजों की सुप्रीमेसी हो जाती है। तो यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, और बैटल ऑफ बक्सर ऑप्शन भी सही हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब बैटल ऑफ प्लासी तो हो गया, उसके बाद अंग्रेजों ने जिन लोगों को आगे, मीर जाफर आदि को जो आगे बनाया था कि भाई आप रूल करो, लेकिन फिर उनको भी हरा दिया। अंग्रेजों की जो कंपनी है उसने फिर आगे जाके अपना पूरा डायरेक्टली अपने आप को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। तो बैटल ऑफ बक्सर की जो लड़ाई है जो कि 1764 में होती है, वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यानी कि इसमें 3 ऑप्शन सही हो रही है, केवल सी ऑप्शन ही यहाँ पे सही नहीं है। तो यह एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसके बारे में भी शोर जरूर मचेगा। अब अगला देखेंगे कि द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA क्या है। ए स्टैच्यूटरी बॉडी है, क्या एक कानूनी संस्था है। बी कॉन्स्टिट्यूशन, क्या एक संवैधानिक संस्था है। सी ऑप्शन, क्या एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। या फिर डी ऑप्शन, क्या एक एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकार संस्था है। तो ये एक ऐसी संस्था है, ये एक कानूनी संस्था है। तो बच्चों कानूनी संस्था ऐसी संस्था को कहते हैं जिसको कि हमें पहले हमारे संविधान में ऐसी चीज नहीं होती थी, लेकिन हमने फिर कानून बनाया संसद के अंदर, और फिर कानून बनाने के बाद में उस संस्था को बनाया। तो यानी कि यह एक स्टैच्यूटरी बॉडी, यानी कि इंश्योरेंस के बारे में हमारे संविधान में ऑलरेडी नहीं लिखा गया था, लेकिन कानून बनाने के बाद हमने इंश्योरेंस को जोड़ा है। तो इसलिए यह एक कानूनी संस्था है, ना कि एक संवैधानिक संस्था है। बाकी गैर सरकारी संस्था तो ये है ही नहीं, और सलाहकारी संस्था भी है नहीं है। तो ऑप्शन हमारी हुई यहाँ पे संवैधानिक संस्था, सॉरी ए ऑप्शन हुई हमारी कानूनी संस्था यानी कि स्टैच्यूटरी बॉडी। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो नीति आयोग है उसके ऊपर हमेशा फोकस होना चाहिए। जो भी बच्चे पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको नीति आयोग स्पेशली लेटेस्ट जो उनकी रिपोर्ट आती है उसको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नीति आयोग ए यहाँ पे सही है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है यह जारी करते हैं, ये देखते हैं इस इंडेक्स के अंदर कि भाई किस स्टेट के अंदर कौन से बच्चे ज्यादा जो है वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या डॉक्टरी के फील्ड में जा रहे हैं, कहाँ पे ज्यादा प्रोफेशनल्स जो हाई प्रोफेशनल स्किल्स हैं, कहाँ पे वो चीजें ज्यादा, PhD स्कॉलर्स कहाँ पे कितने हैं। तो इन सब चीजों का क्राइटेरिया लेकर ये देखते हैं, और फिर स्टेट्स को देखते हैं कि फर्स्ट स्टेट कौन सी है। तो इसमें हमारे इस साल हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। तो नीति आयोग ही इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है इसको जारी करता है। तो ऑप्शन हो गई ए हमारी सही ऑप्शन। अब अगला प्रश्न मलेरकोटला है, ये कौन सा जिला है पंजाब का। जैसे कि अभी ये जानते हो कि 2021 में मलेरकोटला जो है वह जिला बन गया है। तो पहले 22 जिले होते थे और अभी इसी साल 23वां जिला जो है वो मलेरकोटला को पंजाब का बनाया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ज्यादातर बच्चों को पता ही होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है हमारा कि रैंक कौन सा है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के अंदर। अब बच्चों देखो ये प्रश्न भी सही नहीं है, आधा अधूरा प्रश्न लिखा गया है। ऑप्शंस इसमें सही हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, ये रिपोर्ट होती है, ये वर्ल्ड बैंक निकालता है हर साल। जो इंटरनेशनली जो संस्थाएं हैं जिसमें चाहे पासपोर्ट इंडेक्स हो या इनोवेशन इंडेक्स हो, ये चीजों को के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपका। और ये करंट अफेयर्स में इसमें कवर होती हैं, तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ने के लिए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रश्न सही तो ये है, लेकिन इन्होंने सिर्फ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 लिखा है। तो इसके ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 63 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। यानी कि भारत के अंदर जो बिजनेस करने का कितना आसानी होती है बिजनेसमैन को, ये उसमें पहले 2014 में तो हमारा रैंक बहुत कम होता था, धीरे धीरे हर साल हम इसमें बढ़ोतरी हम बेहतर हो रहे हैं। तो अब हमारा पूरे इंटरनेशनल सभी देशों के बीच में से हमारा 63rd स्थान है कि भारत के अंदर इतना आसान है बिजनेस करना। क्योंकि अभी आप देखें कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था इंटरनेशनल कंपनियों के लिए, उसको भी अब हटा दिया है भारत सरकार ने। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा 63rd रैंक है, जो कि अगले साल अब और भी बेहतर होगा।
तो इसकी ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है हमारा कि न्यू डेफिनेशन वाज इंक्लूडेड इन द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब देखिए जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया था। इसमें दो मुख्य चीजें थी। सबसे पहली मुख्य चीज इसमें ये थी कि भाई गुड समार्टियन होगा, यानी कि एक व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो अगर कोई व्यक्ति आसपास खड़ा था, वो उसकी हेल्प करने के लिए उसको हॉस्पिटल ले जाता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर फिर केस नहीं दर्ज होगा, क्योंकि पहले पुलिस इस तरह से किया करती थी। अब उस व्यक्ति को यहाँ पे तंग नहीं किया जाएगा। तो ये उन्होंने व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट पे ये चीज लेकर आए हैं। एक प्रश्न बनता है, ये भी करंट अफेयर है। इसी तरह से दूसरी जो इस ऑप्शंस में से है, एग्रीगेटर्स को लिया, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब समझते हैं कि एग्रीगेटर्स क्या होते हैं। एग्रीगेटर्स वो लोग होते हैं जैसे कि ओला, उबर कंपनी, ये वो कंपनियां हैं जो एक्चुअली टैक्सियों के ओनर्स नहीं है। टैक्सी चालक जो व्यक्ति है, उन्होंने, उनके पास अपनी कैब्स हैं। कई बार होता है ऐसे, ओला है, उनकी भी अपनी कैब्स होती हैं, लेकिन चलाते कोई और हैं। बाहर के लोगों को वो भर्ती करते हैं ड्राइवर की तरह और उनसे गाड़ियां चलवाते हैं, लेकिन उनका अपना काम क्या है, वो तो एक ऐप चलाते हैं। ऐप के अंदर ही वो ग्राहक को लेते हैं और उसको फिर ड्राइवर को बताते हैं कि इस ग्राहक के पास जाइए, इसको यहाँ पर छोड़कर आइए, और अपना भी उसमें से कुछ हिस्सा ले लेते हैं और उधर ड्राइवर को भी कुछ पैसे पेमेंट मिलती है। तो यानी कि ये एक तरह से टैक्सी कंपनियां तो हैं, लेकिन ये इंटरनेट से रिलेटेड अपना बिजनेस चला रही हैं, तो इसीलिए उन्होंने इनको भी इनकी डेफिनेशन इस मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर दी थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। इन इंडिया कोलेजियम सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन रिलेशन टू, यानी कि जो कोलेजियम सिस्टम होता है वो किसके संबंध में सबसे पहले लागू किया गया था? एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी, या विधायक लेजिस्लेटिव, या जुडिशरी, या यूनियन स्टेट रिलेशंस। तो जैसे कि आप जानते हो कि कोलेजियम सिस्टम जो है वो एक्चुअली जुडिशरी में इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि बच्चों देखो, जो हमारे जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका जो है हमारी, यहाँ पे एक प्रॉपर कोलेजियम सिस्टम होता था। उसके अंदर क्या होता था कि भाई जो कौन किसी स्टेट का जो मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा, इसके अंदर ये लोग डिसाइड किया करते थे। ये जो पूरा कोलेजियम सिस्टम था, इसके अंदर ही जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होते थे, वो भी इसके अंदर होते थे। तो यानी कि एक तरह से वकील ही डिसाइड करते थे कि किस स्टेट के अंदर कौन सा जो न्यायाधीश है, जो जजेस ही डिसाइड करते थे कि किस स्टेट के अंदर कौन सा जज लगेगा। अब इस सिस्टम को पहले हटा भी दिया गया था कि कोलेजियम सिस्टम नहीं, उन्होंने एक प्रॉपर एक बॉडी बना दी थी कि भाई यही लोग डिसाइड करेंगे कौन सा जज किस स्टेट के अंदर लगेगा। फिर उसको हटा के अब फिर से कोलेजियम सिस्टम आ गया है। तो ये कोलेजियम सिस्टम कहाँ, किस चीज के लिए सबसे पहले शुरू हुआ? तो यह है अदालती यानी कि जुडिशरी पे लागू हुआ था सबसे पहले। तो सी ऑप्शन इसकी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का इतिहास है। Which university in India has been recognized by UNESCO as World Cultural Heritage? तो बच्चों देखो, भारत का जो हमारा यूनेस्को के अंदर जो वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज के अंदर मान्यता दी गई है, तो ये जो बच्चों नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, ये जैसे कि आप जानते हो ये 2000 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये बिहार के अंदर होती थी पहले, और अलाउद्दीन खिलजी का जो जनरल था, बख्तियार खिलजी, उसने इस यूनिवर्सिटी को जला दिया था, तबाह कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि कई महीनों तक इसकी लाइब्रेरी के अंदर इतनी किताबें थी कि वो जलती रही थी। तो यानी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग था एंशिएंट इंडिया का। और इस यूनिवर्सिटी को यूनेस्को ने अपना 2016 में मान लिया था कि भाई ये तो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, चाहे ये यूनिवर्सिटी उस टाइम पे नहीं थी। अब क्या हुआ कि अब नालंदा यूनिवर्सिटी को प्रॉपरली एक आज की मॉडर्न यूनिवर्सिटी की तरह भी बनाया गया है। उसके अंदर ही यह जो पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी के जो अवशेष हैं वो भी हम वहां पर देख सकते हैं। तो अब इन सारी ऑप्शंस में हम देखें कि JNU में ऐसी कोई चीज है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की? नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के अंदर भी नहीं है। तो यानी कि सी ऑप्शन नालंदा यूनिवर्सिटी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? अब ए ऑप्शन इसकी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर 1966 में पंजाब दिवस मनाया जाता है, और 1 नवंबर यानी कि पंजाब बना था, और उसी दिन हरियाणा का भी, एक दूसरी स्टेट का भी जन्म हुआ था। तो ए ऑप्शन इसकी बिल्कुल सही है। 115 नंबर क्वेश्चन की ऑप्शन नंबर ए ही सही है। दूसरे ऑप्शन को हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन पंजाब डे होता है उस दिन हरियाणा डे भी होता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज फ्लैग सत्याग्रह सक्सेसफुली लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल? अब ये जो फ्लैग सत्याग्रह था ना, ये भी एक तरह का ऐसा सत्याग्रह था कि भाई गोरे जो थे वो हम लोगों को झंडा फहराने नहीं देते थे। भारत का जो तिरंगा झंडा था, जो अभी पूरी तरह से, मतलब हम लोगों ने अभी अशोक चक्र वगैरह बनाकर पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं किया था, लेकिन तिरंगा होगा ये हमारा झंडा, ये हमने डिसाइड कर लिया था। तो
हम झंडा लहराएंगे, हम झंडा फहराएंगे अपने घरों के ऊपर, अपने हाथों में पकड़ कर लेकर जाएंगे। यह भी एक तरह का सत्याग्रह था और यह मुख्यतः इसके जो मेन वो थे लीडर, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्होंने मुख्यतः इसको कहां पर किया था? नागपुर में किया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलिट्री अलायंस? सी ऑप्शन नाटो। नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्या है? नाटो क्या है? नाटो के अंदर बहुत सारे ऐसे नॉर्थ अटलांटिक जो है हमारा जो सागर है उसके आसपास जो देश यूरोप के और अमेरिका के जो बनते हैं, कनाडा, अमेरिका आदि, तो उन्होंने अपनी सेनाएं दी गई हैं। तो नाटो की जो सेनाएं हैं वो अपनी एक अलायंस है, उनकी अपनी सेना होती है जो जहां पर कहीं भी अमेरिका या कोई और देश का अपना युद्ध चलता है तो वहां पर जाकर ये नाटो की सेनाएं जाकर लड़ती हैं। तो नाटो जो है यहाँ पे एक मिलिट्री अलायंस है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अब अगला प्रश्न भी देखेंगे, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ऑप्शंस इसकी सही है लेकिन कंफ्यूज करती हैं। देखिए कैसे। Which airport has become world's first airport to completely operate on solar power? अब देखिए यहाँ पे जो कोची एयरपोर्ट है ना, वो कोची एयरपोर्ट इसका उत्तर सही है, लेकिन पूरी तरह से ए ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि कोची का जो एयरपोर्ट है उसमें सोलर पावर से वो चलता है। लेकिन पूरी तरह से जो पुडुचेरी का जो एयरपोर्ट है वो ही अभी पहला एयरपोर्ट बना है भारत का जो पूरी तरह से केवल और केवल सौर ऊर्जा पर ही निर्भर करता है, वो पुडुचेरी है। लेकिन इन्होंने कोची एयरपोर्ट को भी ऑप्शन में दे दिया, तो इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब अगला देखेंगे, केवल 2 प्रश्न हमारे रह गए हैं। द वर्सटाइल बॉलीवुड एक्टर इरफान खान, उनको नेशनल अवार्ड किस मूवी के लिए मिला था? पान सिंह तोमर के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था। अगला प्रश्न हमारा कि वेयर आर द विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 विल बी ऑर्गेनाइज? ये जो शीतकालीन ओलंपिक गेम्स होने वाली है ये बीजिंग के अंदर होने वाली, बीजिंग चाइना। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और आपको पता ही होगा करंट अफेयर्स के अंदर भी जो कई सारे ऐसे देश हैं जिनका चाइना के साथ में अच्छा रिलेशन नहीं है, तो वो इस तरह से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि भाई हमने नहीं जाना है बीजिंग के अंदर, हम अपने जो खिलाड़ी हैं उनको हम नहीं भेजेंगे बीजिंग ओलंपिक्स खेलने के लिए। लेकिन चाइना यहाँ पर दादागिरी भी दिखा रहा है। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना बच्चों, करंट अफेयर्स अगर आप रेगुलरली चाहे यूट्यूब पे पढ़ो चाहे आप बुक्स लो उसकी, अगर आप इसके इन टच में रहते हो, तो अब हमने देखा कि कितने सारे प्रश्न यहाँ पे करंट अफेयर्स के थे। जो इतिहास से संबंधित प्रश्न भी हैं उनको भी करंट अफेयर्स के साथ में जोड़कर देखा गया, जैसे नीति आयोग आदि के संबंधित जो है हमारे इंडेक्स वगैरह जो है हमारे। तो अभी करंट अफेयर्स अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो पंजाब में जितने भी पेपर्स हो रहे हैं उनमें करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए हैं। तो मेरी आपको ये सलाह है कि इसमें जितने प्रश्न आपको आते थे इसमें आप ज्यादा से ज्यादा अब आगे के लिए अगर कोई तैयारी करते हैं तो आगे के लिए आप करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर भी आजकल बेड़ा पार लगा रहा है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें क्वांट्स का जो पोर्शन है और कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो मैंने कवर नहीं किया, क्योंकि मुझे इन चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं है, ना ही मेरे पास इतना टाइम था कि उनको रिसर्च करके उसको अपलोड करूं। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। और आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हिंदी आचार्य।